तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है स्पार्क स्टडी पॉइंट में। और आज की वीडियो में हम जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, बिहार बोर्ड के द्वारा यानी कि बीएसईबी के द्वारा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल का, तो वो हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। और आज की मॉडल पेपर जो है वो बात हम करने जा रहे हैं वो है सोशल साइंस की मॉडल सेट। और इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं यानी कि सामाजिक विज्ञान की। और बता दूं आपको कि इसका सब्जेक्ट कोड 211 है, आप अगर चेक कीजिएगा। और इसका जो पूर्णांक है दोस्तों वो यहाँ पे 80 दिखाया जा रहा है यानी कि 80, फुल मार्क्स 80 है। और इसके लिए समय आपको मिलेंगे वो है 2 घंटा 45 मिनट का टाइम। तो चलिए निर्देश से हैं कुछ इस प्रकार से, आप इन सभी निर्देशों को आप पढ़ लेना। तो जैसा कि यहाँ पे नॉर्मल रहता है हर एक साल कि आपको यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देना रहता है, तथा आपको अपना ओएमआर शीट में केयरफुली अपना क्रमांक भरना है। अगर मान लीजिए क्रमांक आप गलती भर देते हैं तो फिर कोई उपाय नहीं रह जाएगा, मतलब उस पेपर में आपको फिर बैक आएगा, यानी कि उस पेपर में आपको क्रॉस लग जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, दाहिने और हाशिए पर दिए गए पूर्णांक दृष्टित करते हैं। जब मतलब फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट्स फुल मार्क्स। तो प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है, यानी कि 2 घंटा 45 मिनट लिखने का और प्लस 15 मिनट आपको अतिरिक्त समय, यानी कि आप कह सकते हैं कि टोटल मिला के हमको 3 घंटा जो है सो यहाँ पे मिलने वाला है क्वेश्चन पेपर के लिए। तो 15 मिनट जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 15 मिनट आपको टाइम है उसका आप पूर्णतः उपयोग करें। क्वेश्चन पेपर को 3 बार 4 बार पढ़ें। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको दिमाग में उस वक्त जो है सो आंसर स्ट्राइक करती है, तो आप पहले तैयार हो जाएं और उसके बाद अटैक करें। जैसे देखते हैं ना, शेर को जब अटैक करना रहता है तो 2 जो कदम है पीछे लेता है और फिर अटैक करता है। तो आपको 15 मिनट जो है सो अपना रणनीति बनाने में यूज करना है। जो क्वेश्चन पहले आएगा दोस्तों उसको आप कोशिश करें कि हम सबसे पहले बनाएं और उसके बाद ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड अ एवं खंड ब, यानी कि दो खंड में आपको ये क्वेश्चन पर मिलेगा, खंड अ और खंड ब। आपको बता दूं कि जैसा कि बिहार बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन में भी कहा गया है कि सेक्शन ए जो है ये कंप्लीटली आपको ऑब्जेक्टिव का सेक्शन रहेगा दोस्तों। तो सेक्शन ए सिर्फ ऑब्जेक्टिव का रहेगा और सेक्शन बी जो है सो यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव की क्वेश्चंस मिलेंगी, यानी कि जिसमें आपको उत्तर लिखना है। इसमें 2 नंबर का भी रहेगा और आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी बड़ा वाला क्वेश्चन जो है वो भी रहेगा। तो जैसा देखिए नीचे में दिया हुआ है कि आपको यहाँ 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें से आपको क्या करना है, आपको 40 प्रश्न को उत्तर देना अनिवार्य है। यदि परीक्षार्थी 40 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो प्रथम 40 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, 80 बनाने के चक्कर में नहीं रहना है दोस्तों। 80 आपको नहीं बनाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 40 बनाना है। अगर मान लीजिए कि आपने जो है सो 60 बना दिया, ठीक है, तो क्या होगा, आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा। या फिर ऐसा नहीं होगा कि आपको बेस्ट 40 सेलेक्ट किया जाएगा, नहीं, पहला 40 को उठा लिया जाएगा और रेस्ट को आपको कट कर दिया। मतलब सपोज कीजिए कि आपने बनाया 30 सही, ठीक है, और पहला 40 में आपका 10 हो गया गलत और 30 आपका सही है, और बाद बाकी का आपका 20 जो है सो एकदम पूरा परफेक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे 40 में 40 मिलेगा, आपको सिर्फ 30 नंबर दिया जाएगा। मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो केयरफुली जिसमें आप श्योर हो सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव बना। आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे आके देखें, और अभी से आज से मैं ऑब्जेक्टिव की सीरीज सोशियोलॉजियों वालों के लिए भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव पर आप विशेष ध्यान करें, विशेष ध्यान दें। ऑब्जेक्टिव ऐसा चीज़ है जो आपको फुल मार्क्स का गारंटी दे सकता है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव ही ऐसा चीज़ है जो आपको फुल मार्क्स का गारंटी दे सकता है। कोई पेपर दे चाहे नहीं दे, ऑब्जेक्टिव आपको फुल मार्क्स का गारंटी देगा। आगे बढ़ते हैं। आपको देखिए वही चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, आप एक बार पढ़ लेना उसको। और पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत इसमें रहनी चाहिए। और ये नॉर्मल चीज़ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं खंड अ से, यानी कि सेक्शन ए, क्योंकि टाइम ऐसे ही बहुत पास हो चुका है। और मैं अगर टाइम पास करूंगा तो आप लोग बोलोगे कि बेकार में ये टाइम बर्बाद कर रहा है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो प्रश्न 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से एक सही है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। क्लियरली पढ़िए, 40 बनाना है, 1 अंक, यानी कि 40 गुने 1 बराबर 40। बहुत होता है 40 नंबर, बहुत होता है पास करने के लिए। 20 आपको इधर से मिलेगा
और ये आपको 40 इधर से हो गया, मतलब सोच लिए 60 नंबर तो आपको ऐसे ही आ गया। तो आपको इधर मतलब आपको सिर्फ 40 नंबर और बच गया ना, तो 40 में आप लिखोगे ही, अगर आओगे आप रेगुलरली तैयारी करोगे तो आप लिखोगे 100%। है आपके द्वारा चुने गए विकल्प ओएमआर शीट पर चिन्हित है, किन्हीं 40 प्रश्नों को उत्तर दें। और हाँ, ओएमआर भरते वक्त बहुत ध्यान रखिए, बहुत सजगता के साथ ओएमआर भरे, ये नहीं कि हर बारी में जो है सो गड़बड़ी कर देना है, ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। फ्रेंच सेटल्ड इन इंडो चाइना वर कॉल्ड, तो इनको क्या कहा जाता है? कोलोन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, कोलोन। आप पूरा ऑब्जेक्टिव दोस्तों देखिए, पूरा ऑब्जेक्टिव देखिएगा तभी आपको जो है सो समझ में आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है मॉडल पेपर से, तो बोला जाए तो पूरा तरीका से मैक्सिमम क्वेश्चंस मॉडल पेपर से ही देखा गया है तो आता है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? व्हेन वाज रॉलेट एक्ट पास? ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये वीवीआई में है दोस्तों, ये वीवीआई क्वेश्चंस है और इस तरीका का क्वेश्चंस तो आता ही आता है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1919, 1920, 1922, 1930, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, 1919। तो रॉलेट एक्ट जो है सो वो 1919 में पास किया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित नेहरू। हु सरेंडर द नाइटहुड अवार्ड इन प्रोटेस्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैसकर? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित नेहरू। तो आपको मैं बताना चाहूंगा इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है सी, रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने उस चीज को देखते हुए, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुई थी, जो अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था जलियांवाला बाग में, तो उसको देखते हुए उन्होंने अपना जो उनका जो नाइटहुड का जो अवार्ड दिया गया था ब्रिटिशर के द्वारा, उनको उन्होंने त्याग दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? हु प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? जी हाँ, देखिए क्लियरली पढ़ना है आपको। गैरिबल्डी, बिस्मार्क, काउंट कॉवूर, मैजिन। तो दोस्तों इसका आपको जो सही ऑप्शन है वो है बिस्मार्क। बिस्मार्क जो है सो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनका पूरा नाम दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इनका पूरा नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क। अब याद कर लें, बहुत बार ऐसा रहेगा कि बिस्मार्क ही नहीं दिया हुआ रहेगा, ओटो वॉन बिस्मार्क रहेगा, तब आप क्वेश्चन गलती करके आओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा ऑब्जेक्टिव देखो, आगे बढ़ा के नहीं देखना। उसके लिए मैं रैपिड फायर ऑब्जेक्टिव राउंड लेके आऊंगा जिसमें आपको सिर्फ याद करना कराने में आपकी सहायता करूंगा। 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आते हैं हम लोग 5 नंबर की ओर। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड आर्य समाज? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार 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 पूछा जाता है ये चीज। आपको मैं बताना चाहूंगा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं हम लोग। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा आप रुक जाओ, क्योंकि अभी मैंने नया इक्विपमेंट लिया आप लोगों के लिए, तो बहुत प्रॉब्लम मुझे होनी पड़ रही है। लेकिन आप लोगों को पढ़ाना है तो मेन बात ये है, तो कुछ ना कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा जिससे आप लोगों को समझ में आए। चलिए दोस्तों, गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो रेजोल्यूशन फॉर द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज पास्ड इन विच एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस? 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगांव। आपको मैं बोलना चाहूँगा बहुत ही क्लियरली पढ़ें। तो पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन है वो किस अधिवेशन में पास हुआ? तो आपको बताना चाहूँगा ये जो है सो आपको 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें जो है सो ये चीज़ पास किया गया था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग नीचे आते हैं। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई? मद्रास में, बम्बई में, कलकत्ता में या फिर सूरत में? द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज ओपनड इन मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता,
सूरत। आपको मैं अभी चाहूंगा कि आप लोग याद कर लें, जो खोली गई थी दोस्तों, वो पहला पहला खोला गया था कोलकाता में। आपको मैं बता दूं कि अंग्रेज जो है सो मोस्टली इनका जो राजधानी रहा करता था वो कलकत्ता ही रहा करता था। वो कलकत्ता से ये लोग ऑपरेट करते थे। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा ये भी याद कर लो कि ये 1815 ईस्वी में फोर्ट ग्लॉस्टर नाम के जगह पे जो है सो खोला गया था। ठीक है, 1815 ईस्वी में फोर्ट ग्लॉस्टर नाम के जगह पे ये खोला गया था। दोस्तों वीवीआई है, याद कर लो इस सबको, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है और बार बार छात्र गड़बड़ करके आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, घनश्याम दास बिरला। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको हम लोग AITUC बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, घनश्याम दास बिरला। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, लाला लाजपत राय, यानी कि AITUC के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग 9 नंबर की ओर हम लोग आते हैं। हिंदी चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? वीवीआई दोस्तों, ये वीवीआई है आपको कि उस टाइम जो है सो कौन थे अमेरिकी राष्ट्रपति? वॉशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश या रूजवेल्ट? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है बी, निक्सन। तो हिंदी चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे निक्सन। दोस्तों मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं, तो मेरी भी कुछ आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे कि मुझे अंदर से प्रोत्साहन मिलती है और मैं आपके लिए इस तरीका का वीडियो लेके आ सकूं। चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? Whom did Victor Emmanuel appoint the Prime Minister? दोस्तों पूर्णतः निःशुल्क करवा रहा हूं मैं। मेजनी, मेटरनिक, काउंट कावूर, स्टालिन। दोस्तों वीवीआई है ये, काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने जो है सो प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। काउंट कावूर, याद कर लीजिए, काउंट कावूर। आप चाहें तो अनिल कपूर से नाम से भी इसको याद कर सकते हैं, काउंट कावूर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? हु अडॉप्टेड द ब्लड एंड आयरनी पॉलिसी? अवलंबन का इंग्लिश होता है अडॉप्टेड। तो देखते हैं, मुसोलिनी, विक्टर इमैनुअल, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है आपको बेनिटो। एक सेकंड दोस्तों, इसमें कुछ आपको गड़बड़ी हो चुकी है। ये अभी आप फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन रखिए, इसको मैं कमेंट सेक्शन में होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं उत्तर आप लोगों को बता दूंगा। इसमें मुझे कुछ डाउट है आपको कि हो सकता है या तो ये क्वेश्चन गलत है, और नहीं तो अगर मैं इस पर रिसर्च करूंगा, अगर मुझे आंसर इसका मिलता है, और नहीं अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लेकिन मुझे डाउट है और मैं आपको गलत नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये आपका एग्जाम से रिलेटेड है। तो नई आर्थिक नीति नेप कब लागू हुई? 1918, 1920, 1921, 1925? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेप जो है वो आपको 1921 में लागू हुई। इट वाज जो नेप है वो आपको 1921 में जो है सो लागू की गई। तो नई आर्थिक नीति 1921 में आपको लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, 13 नंबर की ओर आते हैं। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन? इंटर कमीशन, साइमन कमीशन, सर्जेंट कमीशन, ली कमीशन? दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है दोस्तों साइमन कमीशन। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का दूसरा नाम जो है वो है साइमन कमीशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? विच न्यूज़पेपर वॉज एडिटेड बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जिन्हें हम प्यार से बापू भी बोलते हैं, तो उनके द्वारा जो है
सो कौन किस अखबार का जो है सो ये संपादन किया गया था? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसका सही ऑप्शन है आपको बी, यंग इंडिया। आपको मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, क्योंकि एग्जाम में तो बहुत बार होता है कि अलग प्रकार के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन्होंने कुल 3 पेपर का किया था। एक पेपर का नाम था आपको हरिजन, याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पेपर का आपको नाम था आपको नवजीवन, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लो। तीसरा पेपर का आपको नाम था दोस्तों यंग इंडिया। मुझे आप बताओ कमेंट करके कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों। 15 नंबर को हम लोग बढ़ते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? विच बुक वॉज फर्स्ट प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग? यानी गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान की, गीता की, बाइबल की, हदीस की? दोस्तों गुटेनबर्ग, आपको मैं इसको याद करवाने के लिए बहुत सिंपल एक लॉजिक देता हूँ। गुटेनबर्ग था क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन जो होते हैं उनका धार्मिक ग्रंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइबल बोलते हैं। तो गुटेनबर्ग ने बाइबल की सबसे पहले छपाई की थी। गुटेनबर्ग नाम एक क्रिश्चियन नाम है। तो अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? दोस्तों अगर आप बिहार से हैं और यदि आप बिहारी हैं तो हो ही नहीं सकता कि आपको इसका आंसर नहीं पता हो। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो है आपको ब्राह्मी। तो अशोक का अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है दोस्तों। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, 17 की ओर बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? 1905, 1907, 1911, 1912? When was the partition of Bengal revoked? 1905, 1907, 1911, 1912? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बंगाल विभाजन जो है वो 1911 में लिया गया। डेट भी मैं आपको बता देता हूं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए। डेट भी हो सके तो आप याद कर लो। दिसंबर दिसंबर 12, 1911 को बंगाल विभाजन वापस लिया गया। ठीक है दोस्तों, बंगाल विभाजन जो है सो वापस लिया गया। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग बढ़ रहे हैं। अब हम लोग अगले चीज को बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर। रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? When was the Stevdom freedom abolished in Russia? 1861, 1865, 1870 या फिर 1870? आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूंगा कि रूस में दासत्व जो है सो वो 1861 में समाप्त किया गया। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लें आप। सभी क्वेश्चंस जो भी मॉडल पेपर में दिए गए हैं, एक भी ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको एक भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी क्वेश्चंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन को ये नहीं होगा कि इसको छोड़ के मैं चल जाता हूँ, नहीं। आपको कम से कम आप कोशिश करें कि मॉडल पेपर आप पूरा बना लें। तो मॉडल पर बनाने के बाद आपको मैं इतना गारंटी दे पाऊंगा कि आपको पास प्लस 20 नंबर आने से तो कोई नहीं रोक सकता। ये मिनिमम रहता है कि पास तो आप कर ही जाओगे। तो सबसे पहले हम अपना पास अश्योर कर लेते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि अभी अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कम से कम तैयारी नहीं स्टार्ट की होंगे। सबसे पहले ऐसा करते हैं ना कि पहले पास के लिए सोचते हैं। 2 से 3 दिन में मैं सबसे पहले मैं सभी मॉडल पर बना लूंगा। तो हाँ, ये हो जाएगा कि मुझे कम से कम 40 से 50 नंबर मुझे गारंटी हो गया कि मैं जाके बना दूंगा। उसके बाद आप धीरे 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 30 नंबर के लिए आप पढ़ाई करते रहो। तो पास होने के सबसे पहले क्या करना है आपको? ऑब्जेक्टिव्स बनाने, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं बचा है। आपके पास सिर्फ 1 महीना है आपके हाथ में। चलिए हम लोग बिना वक्त गवाए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। बहुत ऐसे ही इतना बात हो गया ना कि अब क्या बोला जाए। इतना बात कर दें, आप लोग ये बोलिएगा कि बेकार में जो है सो बात बनाते रहता है और कुछ काम धंधा करता नहीं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आपको किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? इन विच कॉन्फ्रेंस द डिसीजन वॉज टेकन फॉर सेलिब्रेटिंग 1 मई एज लेबर्स डे? चलिए पढ़ते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, ब्रेट्स वुड सम्मेलन? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो है बी, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। याद कर लें इसको, बी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय। बार बार बोल रहा हूँ, बी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।
मैं आपको बोलता हूँ लेकिन आप लोग ध्यान में देते नहीं होगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर हम लोग। हो ची मी की सरकार थी। हो ची मीन्स गवर्नमेंट वॉज। दक्षिणी वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में, पूर्वी वियतनाम में, पश्चिमी वियतनाम में। इन साउथ वियतनाम, इन नॉर्थ वियतनाम, इन ईस्ट वियतनाम, इन वेस्ट वियतनाम। दोस्तों आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हो चिंग मी की जो गवर्नमेंट थी वो साउथ वियतनाम में थी। ठीक है दोस्तों, हो ची मी की जो गवर्नमेंट थी वो साउथ वियतनाम में थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के, वीडियो को हम लोग आगे खींचते हैं। 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आपको बहुत ज़्यादा हैं और हर एक ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको करा रहा हूँ और आप ऑब्जेक्टिव प्लीज ना छोड़ें। वॉर एंड पीस किसने लिखी दोस्तों? हु रोट वॉर एंड पीस? कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, बेनार्ड शॉ, दोस्तोवस्की। कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, बेनार्ड शॉ, डोस्टोवेस्की। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो है टॉल्स्टॉय। तो वॉर एंड पीस की जो रचना है वो टॉल्स्टॉय ने की। और मैं आपको बताना चाहूंगा इनका जो पूरा नाम था वो था लियो टॉल्स्टॉय। इनका पूरा नाम था वो था लियो टॉल्स्टॉय। आपको मैं बता दूं कि अगर ऐसा होता है कि आपको लियो टॉल्स्टॉय दे दे तो आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, आप आराम से लियो टॉल्स्टॉय पे आपको मार के आना क्योंकि ये सही होगा। वॉर एंड पीस, बार बार बोल रहा हूं, वॉर एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय, वॉर एंड पीस टॉल्स्टॉय, वॉर एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय। आगे बढ़ते हम लोग, एक सेकेंड। 22 नंबर, सोवियत संघ का विघटन हुआ था। सोवियत संघ वॉज डिसइंटीग्रेटेड इन, यानी यूनियन वॉज डिसइंटीग्रेटेड इन। समझ गए? कब इसका विघटन हुआ? 1991 में, 1992 में, 1989 में, 1990 में। दोस्तों इसका जो विघटन हुआ था वो था 1991 में, इन 1990। कब हुआ था ये भी बता देता हूं मैं आपको कैसे याद करना है। सोवियत संघ, क्रिसमस से आप याद रखिएगा कि दिसंबर 25, ठीक है दोस्तों, 1991 को इसका जो है सो विघटन हुआ था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको सभी ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहे हैं। समझ में आ रहे हैं तो लाइक जरूर कर दें दोस्तों। पटना को अजीमाबाद किसने नाम दिया था? मतलब हु नेम्ड पटना एज अजीमाबाद? वीवीआई। बोल रहा हूं, बार 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 पूछा जाता है, परीक्षा में नहीं पूछेगा ना कोई तो बाहर में पूछेगा कि भाई पटना से हो तो ये बताओ कि पटना को पटना नाम कौन दिया? चलिए देखते हैं। अकबर, अजीम उन शान, बाबर, हुमायूं। अकबर, अजीम उन शान, बाबर, हुमायूं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको जैसे ये चीज याद करना है तो गाना उन्हें एक आध को सुने हुए होंगे, लेकिन ये नहीं है कि उसमें अजीम उस शान शहंशाह करके गाना एक गाता था बस। अजीमाबाद, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? तो अजीम उस शान, अजीम उस शान नाम था उनका, अजीम उस शान। गाना जो है ना वो जोधा अकबर में गाना नहीं था, अजीम उस शान शहंशाह, बस वही वाला गाना लेके याद कर लेना। परीक्षा पढ़ाई को यार मजेदार बनाओ तब पढ़ाई करने में मन लगता है। अगर बोरिंग बना के पढ़ोगे दोस्तों तो कुछ नहीं होता। पढ़ो लिखो मन से और नौटंकी भी करो तो मन से करो। ठीक है दोस्तों, चलिए पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड पाटलिपुत्रा सिटी? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अजात शत्रु, इनमें से कोई। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजात शत्रु ने की। देखिए दोस्तों बता दूं कि मैं ये बिहार का इतिहास से है तो क्वेश्चंस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप 90% लेके चल सकते हैं कि बिहार से तो आपको परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन तो कम से कम रहेगा। और 2 नंबर देखा जाए दोस्तों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 1 से 2 नंबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपको लगेगा मान लीजिए कि अरे यार 2 ही नंबर ना है, लेकिन नहीं दोस्त, 2 नंबर नहीं है ये तुम्हारा करियर का बात है। कहीं 1 नंबर के लिए आदमी छूट जाता है ना तो जाके देखो उस आदमी का दर्द पूछो। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? देखिए दोस्तों, नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय विच इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए आपको एगो होता है इनकम टैक्स कि जो आदमी का पर्सनल इनकम कैलकुलेट करता है उस पर फिर टैक्स लेता है। अब यहाँ पे राष्ट्र का इनकम यानी कि राष्ट्र का जो आय है उसका गणना कौन करता है? चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन, उसके बाद इनमें से सभी। दोस्तों बहुत लड़का होगा आंख मूंद के जाएगा रिजर्व बैंक पर टिक मार देगा तो वहीं पे उसका आंसर गलती हो जाएगा।
बहुत जाएगा, जाके टिक मारेगा राष्ट्रीय प्रदर्शित सर्वेक्षण संगठन, इस सब पे जाके टिक मारेगा। दोस्तों सब गलत है। सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO हम लोग इसको बोलते हैं। बहुत ऐसा भी फुल फॉर्म है जो है इंग्लिश का, लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसको भी याद किए आप तो चल नहीं सकते हो। तो CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसने जो है सो मतलब क्या किया था, इसने ये राष्ट्रीय आय की गणना ये करती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको योजना आयोग का गठन कब हुआ? व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन फॉर्म? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2001। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन फॉर्म? प्लानिंग कमीशन VVVVI, समझ गया? प्लानिंग कमीशन, बार बार नाम सुनते होंगे, गड़बड़ी करके आइएगा आप लोग। 26 नंबर में आपको है कि प्लानिंग कमीशन की जो गठन है वो किया गया था 15 मार्च 1950 को। कब किया गया था बउआ? किया गया था 15 मार्च, याद कर लो, 1950 को। लिखो देखो मेरे साथ कॉपी पर, 15 मार्च। एक बार सब कोई कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दो अगर तुम लोग देख रहे हो वीडियो तो, 15 मार्च 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। समझ गया? समाजवादी अवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समयवादी अर्थव्यवस्था में इनमें से कोई नहीं। सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, नन ऑफ दिस। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है सो उत्पाद के साधनों पर निजी व्यक्तियों का जो है सो स्वामित्व होता है, यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। चलिए दोस्तों समझ में आया तो लाइक जरूर कर दें। 28 नंबर के बढ़ते हम लोग। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज द पार्ट ऑफ विच सेक्टर? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, नन ऑफ दीज। ऐसा मैं इसलिए इंग्लिश हिंदी में बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये वीडियो इंग्लिश वालों के लिए भी है और हिंदी वालों के लिए, तो दोनों कंबाइन करके पढ़िए। तो बी इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बी द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। तो गैस और बिजली उत्पादन सेकेंडरी सेक्टर का अंग है। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर की ओर। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया, टका, क्यात, युआन। बता दूं आपको मैं सब देश की मुद्रा बता देता हूं। जो युआन है ये है आपको किस देश की मुद्रा दोस्तों? जापान। कितना आदमी का सही हुआ कमेंट करके बताइए। जो रुपया है दोस्तों वो है आपको भारत की मुद्रा। क्यात का मुझे पता नहीं दोस्तों, झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे इसका अभी ज्ञान नहीं है। टका के बारे में बता देता हूं कि ये बांग्लादेश का मुद्रा है। और आप लोग में से जितने बच्चों को पता है कि क्यात किसका मुद्रा है तो लिख कर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं मेरे क्लास को। चलिए, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से है? प्रोफेसर MD यूनिस इज रिलेटेड टू विच कंट्री? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान। बता दूं कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस जो थे वो बांग्लादेश से ताल्लुकात रखने वाले थे, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हम लोग 31 नंबर की ओर। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? प्राथमिक कृषि साख समिति। ठीक है दोस्तों, विच टाइप ऑफ लोन डज द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कमेटी प्रोवाइड टू द फार्मर? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, इनमें से सभी। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, ऑल ऑफ दिस। इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। आपको बता दूं कि आपकी सुविधा के लिए मैं इसका गूगल ड्राइव का लिंक यानी कि G ड्राइव का लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहां से जाके इस विषय का जो मॉडल पेपर है वो आप डाउनलोड कर लेना। चलिए इतना आपके लिए कर रहा हूं तो एक सब्सक्राइब तो करवा दो यार, सब शेयर तो कर सकते हो पॉज करके वीडियो को। 32 नंबर की ओर बढ़ते हैं। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? जवाहर रोजगार योजना स्टार्टेड इन विच ईयर? 1982, 1985, 1989, 1990। 1982, 1985, 1989, 1990। दोस्तों ये 1989 को प्रारंभ हुई, यानी 1989 को
जवाहर योजना स्टार्ट हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 33 नंबर को बता दूं, सभी ऑब्जेक्टिव जो मैं करवा रहा हूं पूर्णतः 100% सेटिस्फैक्ट्री हैं। इनको बार बार चेक करके देखा गया है। फिर भी अगर आपको किसी ऑब्जेक्टिव में डाउट है तो आपके कमेंट्स को मैं वेलकम करता हूं। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपका यहाँ गलती हुआ है। मैं खुशी खुशी उसको सही करने के लिए आतुर रहूँगा। और अगर आप यदि आप गलती रहोगे तो आपको मैं बताऊँगा कि आप कहाँ गलती हो। 33 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? यानी कि मनरेगा में कितना दिन आपको रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा? 150 दिन, 180 दिन, 120 दिन, 100 दिन। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, 100 दिन। मनरेगा में आपको एक वर्ष में 100 दिन आपको रोजगार देने की गारंटी ली जाती है। 34 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। 34 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? हाउ मेनी स्टेट कमीशंस आर देयर फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन? ठीक है दोस्तों, 582, 582, 35, 35, 24, 24, 38, 38। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है दोस्तों 35। 35 जो है सो स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन है। ठीक है दोस्तों, 35 स्टेट कमीशन। 35 नंबर की हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोफेसर पीसी महालोबनिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? विच कमिटी वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर पी महालोबिस? राष्ट्रीय आय समिति, कृषि समिति, विकास समिति, कर समिति। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके जो अंडर में वो था राष्ट्रीय आय समिति यानी नेशनल इनकम कमेटी। दोस्तों याद कर लें, सभी ऑप्शंस महत्वपूर्ण है, याद कर ले। ना एग्रीकल्चर कमेटी होगा, ना डेवलपमेंट कमेटी होगा, ना टैक्स कमेटी होगा, वो होगा नेशनल इनकम कमेटी। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं 36 नंबर की ओर। उपयोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। उपयोग व्यय और बचत का योग कहलाता है निवेश, आय, वितरण, मांग। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी आई, यानी कि कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज कॉल्ड इनकम। कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। अच्छा एक चीज बताइए आपको मैं कैसे समझाता हूं। आप बोलते हैं मेरा 30,000 रुपया महीना इनकम है, बोलते हैं ना। इनकम मतलब क्या कि इन हैंड सैलरी। समझ गए दोस्तों? समझ लीजिए पूरा बात को, बाद में आप लोग ही परिवार चलाइएगा ना। उसके बाद देखिए, अब बोलिएगा कि जानते हैं 10,000 रुपया जो है ना सबको घर में खर्चा हो जाता है, 2,000 रुपया का बचवा का फी देते हैं स्कूल के। समझ गए? तो 10 2 12,000 हुआ। तो मेरा सेविंग्स क्या हुआ दोस्तों? तो 30,000 माइनस 12,000 कितना हुआ आपको जो देता? 8 2 10 में 18,000। तो मेरा जो सेविंग्स है दोस्तों वो है 18,000। तो दोनों को मिलाएंगे तभी ना इनकम निकलेगा हो। तो वही चीज हुआ। चलिए 37 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको एग्जाम्पल अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? उत्पादन, व्यय, आय, इनमें से सभी। प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर, इनकम, ऑल ऑफ दिस। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में सभी कुछ आता है। प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर, इनकम, तीनों जब मिलाएगा तब वो होगा सर्कुलर इकोनॉमी। समझ गया? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 38 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? When was the national income estimated for the first time in India? 1871, 1868, 1815, 1945। दोस्तों ये लगाया गया था 1868 ईस्वी में। और किन्होंने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी। नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। दादा भाई नौरोजी ने, NAROJI होता है, नौरोजी ने 1867 से लेके 1868 तक इसका जो है सो मूल्यांकन किया था।
और तब उन्होंने पता लगाया था कि जो पर कैपिटा इनकम है वो ₹20 या उससे नीचे। समझ गए दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, यानी ₹20 से नीचे है। आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? अनिवार्य सदस्यता, तंत्रात्मक आधार, नैतिकता, सामाजिक तत्व, ऐच्छिक सदस्यता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव? कंपल्सरी मेंबरशिप, डेमोक्रेटिक बेस, मोरल एंड सोशल एलिमेंट, वॉलेंट्री मेंबरशिप। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपल्सरी मेंबरशिप जो है सो वो सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं, यानी अनिवार्य सदस्यता सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। दोस्तों 40 नंबर के हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? 40 नंबर देखिए, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? विच ऑफ दिस इज अ नॉन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर? देखते हैं। वित्त यानी फाइनेंस, ऊर्जा यानी एनर्जी, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, संचार यानी कम्युनिकेशन। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विच ऑफ नॉन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है आपको दोस्तों एनर्जी। 41 नंबर के ऊपर बढ़ते हैं। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है या लग रहा है कि मेरे द्वारा गलत बनाया गया, क्योंकि मैं इंसान हूं और इंसान से गलती तो कॉमन बात है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, और आपकी कमेंट्स को मैं वेलकम करता हूँ। और यदि मैं इस वीडियो बनाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत बता दिया होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर एक बार चेक कर लें। 41 नंबर के ऊपर बढ़ते हैं। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू पंचायती राज व्यवस्था से, नगरीय शासन व्यवस्था से, राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था से, राष्ट्र स्तरीय शासन व्यवस्था से। पंचायती राज सिस्टम, अर्बन गवर्नेंस, स्टेट लेवल गवर्नेंस, नेशनल लेवल गवर्नेंस। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है दोस्तों अर्बन गवर्नेंस, यानी नगरीय शासन व्यवस्था से। बढ़ते हैं दोस्तों 42 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? दोस्तों ये अगर आप नहीं बताएं तो आपको गांव में रहना बेकार। 37 गो कभी नहीं होगा, 52 गो कभी नहीं होगा। अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम, तो अधिकतम 72 नहीं, तो सही ऑप्शन क्या है? डी 75। चलिए अब कैसे होता है ये बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए, नहीं सीखे तभी भी सीख लीजिए। अब 10 लाख जो होगा ना, समझ गए, मतलब जो पॉपुलेशन जो होगा उसमें वो 67 से 75 वार्ड हो सकता है 10 लाख के ऊपर। अब देखिए 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना होगा? तो 57 से 67 होगा दोस्तों। और अब 2 लाख और अप टू 5 लाख कितना होगा दोस्तों? तो ये होगा 45 से आपको 57 के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लीजिए। अगली बार जब वार्ड का चुनाव होगा तो आपको एक बार आप लोग जरूर इस पर रिसर्च करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाउ मेनी मैक्सिमम वार्ड्स विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हैव इन बिहार? तो सही ऑप्शन इसका है दोस्तों डी 75। चलिए कोई नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वीवीआई 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 क्वेश्चन। मेधा पाटेकर से, लाला लाजपत राय से, सुंदरलाल बहुगुणा से, अमृता देवी से। किससे होगा दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा से। तो सुंदरलाल बहुगुणा से चिपको मूवमेंट जो है सो एसोसिएटेड है। और इन्होंने पेड़ को बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया था। जब जंगल जब कटने लगे थे तब लोग इन्होंने कदम उठाया था इन लोगों ने। और इसमें जो मेन भूमिका निभाए थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। समझ गए? इसमें किया ये जाता था कि जैसे पेड़ है ना,
तो पेड़ के दोनों ओर आदमी खड़ा हो जाएगा, एगो इधर आदमी हो गया, आप लोग जान ही रहे होंगे चिपको मूवमेंट क्या, और एगो इधर आदमी हो गया, और उसके बाद दोनों जो है कस के पेड़ को धर के पकड़ लेगा, अब बोलेगा या तो तुम पेड़ काटो, देखिए यहाँ चोटवा एगो आएगा पेड़ काटने के लिए, दांतों इसका बना दीजिए, तो ये चोटवा आया पेड़ काटने के लिए, तो इसको बोलेगा कि या तो तुम पेड़ काटो, और अगर पेड़ काटोगे तो हम लोग को भी काटना पड़ेगा, और अगर काटेगा तो मर्डर के चार्ज लगेगा, तो जाएगा भीतर, किस चीज़ के लिए, उम्र कैद के लिए, उम्र कैद चाहेगा कि पेड़ काटना चाहेगा, अभी बताइए, दोनों में से कुछ नहीं कर सकता है, तो इसीलिए इस तरीका से पेड़ को बचाना स्टार्ट किया गया। आज देखिए आज खाली पेड़ कट रहा है, बना दीजिए पूरा शहरे बना दीजिए, गांव देहात रहेगा नहीं, लड़का जो है सो फिर क्या बोला जाए, स्थिति खराब हो गया गवर्नमेंट का, इसका इन्वायरमेंट का पूरा स्थिति पूरा तरह से इन्वायरमेंट खराब हो गया, जहाँ देखिए वहाँ पोल्यूशन। अभी भी जो गांव देहात में रह रहा है वो ज़्यादा स्वस्थ रहता है। चलो 44 नंबर के बढ़ते, बहुत बात बना ली हम लोग। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? व्हेन वाज 7 पार्टी अलायंस फॉर्म्ड इन नेपाल? तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? लोकतंत्र की स्थापना के लिए, राजतंत्र की स्थापना के लिए, कुलीन तंत्र की स्थापना के लिए, या साम्यवाद की स्थापना हेतु? टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, टू स्टैब्लिश मोनार्की, टू स्टैब्लिश एरिस्टोक्रेसी, टू स्टैब्लिश कम्युनिज्म। दोस्तों बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि नेपाल में डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए जो है सो ऐसा किया गया, लोकतंत्र की स्थापना के लिए, समझ गए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए ऐसा किया गया। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? वीवीआई, समझ गए दोस्तों, बीएसपी पे क्वेश्चन, वीवीआई, ऐसे भी यूपी चुनाव आने वाला है, तो पार्टी उटी का जरूर याद कर लीजिए, कौन पार्टी का कौन स्थापना किया, समझ गए, सब याद कर लीजिए। तो मुलायम सिंह, एस.ए. डांगे, ज्योति बसु, काशीराम। बता दूं ज्योति बसु जो थे ये सीपीआई के थे बंगाल के, एस.ए. डांगे के बारे में नहीं पता मुझे किस पार्टी के थे। मुलायम सिंह बता दूं कि ये सपा के हैं, मतलब मुलायम सिंह अखिलेश यादव के पिताजी हुए। और काशीराम, तो इन्होंने जो है सो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। सपा बसपा होता है ना, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। दल बदल कानून लागू होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ इज अप्लाइड टू सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी, एमपी एंड एमएलए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऑल ऑफ दिस। बता दूं कि ये सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है, बार बार देखा जाता है। क्या होगा कि जीत के गया, मान लीजिए आप वोट दिए बीजेपी चाहे आरजेडी, किसी को वोट दिए, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं, सपोज कीजिए आपने बीजेपी या फिर आरजेडी किसी को वोट दिया, वो वहाँ पे गया और देख रहा है कि चलो हमारा फायदा है, वो पार्टी में जाएंगे ना, पार्टी बी में चाहे पार्टी सी में, इसका गवर्नमेंट अगर बन गया ना तो हमारा मंत्री बनवाएगा, बस पहुंच गया झोला झपटा लेके, चल थोड़े में ही हम। तो इस केस में अब क्या होगा, तो अब उस पर दल बदल कानून के तहत उसको दंड दिया जाएगा, उसका सदस्यता समाप्त हो जाता है। उसमें भी कुछ कंडीशंस है कि इतना अगर नंबर अगर माइग्रेट कर रहा है मेंबर्स का, तब ये कानून लागू नहीं होगा, लेकिन वो सब डीप में आप पढ़िएगा चैप्टर्स को, आपको पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए आप जान लीजिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है सो एमपी और एमएलए के लिए लागू होता है। चलिए 47 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, मतलब अलग हुआ? व्हेन वाज झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार? 15 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2001 को, 15 नवंबर 2002 को, 10 नवंबर। बता दूं आपको कि 15 नवंबर 2000 को जो है सो झारखंड बिहार से अलग हुआ, समझ गए। चलिए 48 नंबर के बढ़ते हैं। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल सिस्टम? लिखित संविधान, इकहरी शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका। दोस्तों इसका जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, सुप्रीम जुडिशरी। इसका सही आंसर है वो है दोस्तों बी, सिंगल गवर्नमेंट, यानी कि इकहरी शासन व्यवस्था। ये जो है सो संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग बिना देरी के 49 नंबर के बढ़ते हैं। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है?
हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा? 545, 543, 540, 500, 545, 543, 540, 500। दोस्तों इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या है वो है 543, यानी कि 543। याद कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, बांग्लादेश वॉज फॉर्मरली नोन एज। बता दूं कि ये जो है सो 75% बंदे क्या करते हैं, इसको करके आते हैं गलत। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता, पश्चिमी पाकिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, दक्षिणी पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, नॉर्थ पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, साउथ पाकिस्तान। लड़का सोचेगा कि अरे भाई बांग्लादेश यानी कि वेस्ट बंगाल के बगल में है तो वेस्ट पाकिस्तान होगा, तो ये गलत है, होगा पूरा गलत हो। नॉर्थ और साउथ से होने से रहा, लेकिन अगर सोचते हो कि वेस्ट लिख देंगे सही हो जाएगा तो गलत हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट पाकिस्तान। अब कैसे दिमाग में लगाना है सोच लो। बांग्लादेश के बगल में है ना दोस्त, इसके बंगाल के बगल में है, तो बंगाल को हम लोग वेस्ट बंगाल बोलते हैं। और उसके बगल में मान लो कि पाकिस्तान, तो ये मान लो ईस्ट हुआ, तो ना वो पट्टी वाला वेस्ट होगा दोस्तों। ऐसे करके याद कर सकते हो, चाहो याद करने का जानते हो यार, याद करने का तुमको 100 गो तरीका, जोन तरीका से याद कर लो, वो तरीका नाम रख के याद कर लो, कैसे भी कर, लेकिन याद करो, नहीं याद करोगे तो कैसे काम चलेगा। चलो छोड़ो, हटाओ इस बात को। 51 बढ़ते हैं। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई। वेस्ट इंडीज फेडरेशन वॉज फॉर्मड इन 1973, 1965, 1960, 1958। 1973, 1965, 1960, 1958। बता दूं आपको कि वेस्ट इंडीज संगठन की स्थापना 1958 में हुई थी। इन 1958 वेस्ट इंडीज संघ फेडरेशन वॉज फॉर्म। इंडिका के लेखक हैं, ऑथर ऑफ इंडिका इज चाणक्य, फाहियान, मेगास्थनीज, सेल्यूकस। दोस्तों ये मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका किताब। किसने लिखा था? मेगास्थनीज। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा था। 53 नंबर पढ़ते हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है दोस्तों? ये अगर नहीं बताया ना तो भारतीय होने पर शर्म कीजिए कि आप मतलब आपको अपने देश के बारे में नहीं पता है। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश में के हम नागरिक हैं जो कि मतलब क्या बोले आपको, जिसका लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया का, समझ गए, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक हम लोग देश हैं पूरे दुनिया के। हम लोग सबसे बड़े लोकतांत्रिक संगठन के मतलब लोकतांत्रिक देश हैं हम लोग, सबसे बड़े दुनिया में लोकतंत्र जो होता है उसका सबसे बड़ा हम लोग आधारभूत हैं। कौन देश है बताइए आप? इंडिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है दोस्तों? भारत। फिर से मेरे सामने दोहराइए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए भारत माता की जय। 54 नंबर, या फिर जय हिंद लिखें आप कमेंट बॉक्स में। 54 नंबर दोस्तों, आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? आंग सान सू की इज अ सिटीजन ऑफ विच कंट्री? आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आंग सान सू की जो है सो वो म्यांमार के नागरिक हैं, यानी कि म्यांमार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हम लोग ऑप्शन अब अगले क्वेश्चन को। 55 नंबर, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। दोस्तों चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कॉपी में। तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है द बैड इफेक्ट ऑफ स्पिरिट ऑफ रीजनलिज्म इज। रीजन यानी कि क्षेत्रवाद यानी कि रीजनलिज्म इज अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपको डी, यानी कि सेपरेटिज्म यानी कि अलगाववाद। एगो नाम आप सुने हुए हैं, अलगाववादी। मोस्टली देखिएगा ये सब आपको टर्म कहाँ से आएगा अलगाववाद वाला टर्म। माफ कीजिए अगर मैं गलत हूँगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं सही हूँ। अलगाववाद का टर्म आपको मोस्टली देखिएगा कश्मीर में जो यहाँ रहते हैं, खाते हैं भारत का और गुण गाते हैं कहीं और का, उन लोगों के लिए हम लोग ये टर्म यूज करते हैं अलगाववाद। मतलब उसको यहीं से प्रॉब्लम है,
तो क्षेत्रवाद की भावना यानी कि बैड इफेक्ट ऑफ स्पिरिट ऑफ रीजनलिज्म इज, क्या बोलते हैं, सेपरेटिज्म यानी कि अलगाववाद। आगे बढ़ते हैं। यानी अलगाववादी बहुत सारे हैं देश में, देखिएगा उन लोग जेल में कई बार रहता होता है, खत्म कीजिए सब का। 56 नंबर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वेयर इज द दुधवा नेशनल पार्क? असम, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। असम, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। बता दूं आपको कि दुधवा नेशनल पार्क जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ है यही बता देता हूँ कि तराई बेल्ट, समझ गए, तराई बेल्ट जो है नॉर्दर्न यूपी में, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश, वहीं पे जो है आपको दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। 57 नंबर की ओर बातें हैं दोस्तों। 57, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? When was the first national water policy of India adopted? सितंबर 1980, सितंबर 1987, जून 2002, सितंबर 2002, सितंबर 1980, सितंबर 1987, जून 2002, सितंबर 2002। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है वो है सितंबर 1987। तो फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी सितंबर 1987 को अपनाई गई थी। बढ़ते हम लोग 58 नंबर की ओर हम लोग आते हैं। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन सा है? विच कंट्री है द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द वर्ल्ड? याद रख लीजिए, रूस, भारत, ब्राजील, कनाडा। तो सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट कवर वाला देश है वो है रूस। इसको कैसे याद करना है बता रहा हूं आपको। क्षेत्रफल के हिसाब से आएंगे तो आपको सबसे पहले आता है रशिया, तो रशिया हुआ। वैसे चलिए क्षेत्रफल आपको लाइन बाय लाइन लिख के बताओ। रशिया हुआ, उसके बाद फिर आता है कनाडा, फिर आपको आता है चाइना, फिर आपको आता है यूएसए, फिर आपको आता है ब्राज़ील, BRAZIL, फिर आपको आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर आपको आता है हमारा इंडिया। यानी कि हम लोग 7वें नंबर पर हैं क्षेत्र वाइज, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। समझ गए? पहला नंबर पे कौन है? रशिया। और यह मतलब एक नॉर्मल सा ये आपको लॉजिक है कि आप देख सकते हैं कि रशिया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, बहुत बड़ा मतलब देश है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉरेस्ट कवर इसके पास सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल है उसका सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर भी होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट इसके पास है फॉरेस्ट कवर। हम लोग बढ़ते हैं 59 नंबर की। किस मुद्रा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? Which soil has the negligible amount of humus? Laterite soil, alluvial soil, black soil या फिर माउंटेन सॉइल। दोस्तों मैं आपको आपके आसानी के लिए बताना चाहूँगा कि जो ह्यूमस की मात्रा है वो लेटराइट सॉइल में सबसे ज़्यादा होती है, मतलब नेग्लिजिबल मात्रा में होती है। ह्यूमस की मात्रा नेग्लिजिबल मात्रा में होती है लेटराइट सॉइल। 60 नंबर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? Which is the largest mineral oil producing field of India? मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड बोल रहा है। डिगबॉय, मुंबई हाई, खंभात, मंगाला यानी मंगला। डिगबॉय, मुंबई हाई, खंभात, मंगाला। आपके उत्तर के लिए बताना चाहूंगा इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है मंगाला। सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र यही है और ये आपको पड़ता है दोस्तों राजस्थान में। इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि परीक्षा में अगर पूछ देगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं। तो राजस्थान में 3 गो चीज है, मतलब 3 गो उत्पादन, मतलब जो क्षेत्र है मोस्टली है शोर है, ऑन शोर यहाँ पे होता है। मतलब देखिए पहला है आपको मंगाला, मंगला जिसको हम बोलते हैं। दूसरा है आपको सरस्वती, ठीक है, और तीसरा है आपको राजेश्वरी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये चीज। SMR से आप लोग करके याद कर सकते हैं, चाहे MRS चाहे RSM कुछ भी आप लोग करके आप लोग याद कर सकते हैं। याद करने से मतलब है दोस्तों किसी तरीका से याद हो। 61 नंबर, इनमें से कौन रोपण सफल है?
विच ऑफ दिस इज अ प्लांटेशन क्रॉप? चाय, रबर, गन्ना, इनमें से सब पूछ रहा है, इनमें से कौन सा प्लांटेशन क्रॉप है? दोस्तों मैं आपको सुविधा के लिए बताना चाहूंगा कि प्लांटेशन क्रॉप, चाय भी एक प्लांटेशन क्रॉप है, रबर भी एक प्लांटेशन क्रॉप है, गन्ना भी एक प्लांटेशन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि प्लांटेशन क्रॉप हम लोग किसको बोलते हैं सबसे पहले बताता हूँ। वैसा फसल जो एक बहुत बड़े एरिया में उपजाया जाता है। देखिए छोटा छोटा मान लीजिए इतना में रहेगा, लेकिन वैसा फसल जो एक बहुत बड़े एरिया में उपजाया जाता है। और या तो ये कोई इंडिविजुअल, यानी कि या तो मान लीजिए कि एक आदमी है, सपोज कीजिए इनका नाम हो गया रमेश कुमार, या तो इनका ये खेत है और ये वर्कर वगैरह रखे हुए हैं कि चलो भाई चलो चाय उजाओ, चाय तोड़ के रखो और इसको जाके मार्केट में सेल करेंगे। या तो मान लीजिए कोई कंपनी हो गई, जैसे मान लीजिए लिप्टन हो गया, लिप्टन के चाय पियोगे ना आप लोग, लिप्टन हो गया, चाहे मान लीजिए गन्ना उन्ना में से चीनी उन्नी के जो अथी रहता है, जैसे फॉर्चून वर्चून का चीनी उन्नी आता है वो हो गया, चाहे रबर में टायर के कोई कंपनी हो गया, बोल रहा लार्ज एरिया में चलो तुम यहाँ रबर उजाओ, चलो यहाँ चाय बनाओ, चलो यहाँ गन्ना कराओ, समझ गया? तो उसी को बोलते हैं। और एक तो ये सभी जो प्लांटेशन क्रॉप है, वही बात है कि एक बहुत बड़े एरिया में किया जाता है, और या तो इसके ओनर एक सिंगल आदमी रहते हैं, और या फिर एक कंपनी रहता है, और उसके द्वारा इसको रख रखाव करके देखा जाता है। और ये बहुत लार्ज एरिया में और बहुत लार्ज बेसिस पे किया जाता है। चाय वगैरह का देखिए बगान होता है ये सबका, समझ गए? दार्जिलिंग उर्जिलिंग में देखिएगा तो। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? When was the lifeline train started? दोस्तों बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जीवन रेखा रेल। मेडिकल जो बोलते हैं ना, मेडिकल रेलवे का मतलब जो शुरुआत हुआ था कि जो हाँ ये मतलब ट्रेन में जो हॉस्पिटल रहेगा उस टाइप का चीज़, जिसको मान लो इमरजेंसी हो गया तो उस चीज़ के लिए ये चीज़ स्टार्ट किया गया था। और ये स्टार्ट किया गया था आपको 1991 में, समझ गए? इसका नाम था लाइफलाइन एक्सप्रेस या फिर जीवन रेखा एक्सप्रेस, जीवन रेखा एक्सप्रेस। तो याद कर लेना इस सब चीज को। और कब चलाई गई थी डेट भी बता देता हूँ, छोड़िए हटाइए, डेटो देखिए लीजिए, डेट 16 जुलाई। कब? 1991 को। चलिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 63 नंबर, कांवर झील कहाँ है दोस्तों? कांवर झील बहुत इंपॉर्टेंट, अभी देखिएगा, अभी पूरा ट्रेंड कर रहा था कुछ दिन पहले। कांवर झील कहाँ पे है? दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। बताना चाहूँगा कांवर झील जो है वो बेगूसराय में है। सिर्फ ये झील नहीं है दोस्तों, समझ गए? ये एक मतलब बर्ड सेंचुरी भी है, मतलब इसको बोलते हैं लेक बर्ड सेंचुरी। समझ गया? बर्ड सेंचुरी भी है। 64 नंबर बोलते हैं, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट रेजोल्यूशन ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पास्ड? पश्चिम बंगाल, असम, केरल, ओडिशा। वेस्ट बंगाल, असम, केरला, ओडिशा। इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है आपको असम। संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव असम में पास किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग अब आते हैं आपको, सॉरी गलत हो गया, माफ कीजिएगा। आप लोग अभी तुरंत मिटा के इसको सही कर लें। ये असम में नहीं पास किया गया था दोस्तों, एक सेकंड मुझे पहले मिटाना लेने दीजिए। असम में नहीं पास किया गया था, गलती माफ। ये पास किया गया था आपको उड़ीसा में। कहां पास किया गया था? उड़ीसा में। सॉरी, एक बार फिर से बोलता हूं, फर्स्ट रेजोल्यूशन ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाज पास्ड इन उड़ीसा। चलिए 65 नंबर के हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? विच ऑफ दिस इज एन इनऑर्गेनिक मिनरल? अकार्बनिक खनिज यानी कि इनऑर्गेनिक मिनरल। कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक,
प्राकृतिक गैस, कोल, पेट्रोलियम, माइका, नेचुरल गैस। दोस्तों आपके तसल्ली के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो ये है वो है माइका, इनऑर्गेनिक मिनरल है माइका, अभ्रक। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव फॉरेस्ट? विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया? गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल। गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला। इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट पश्चिम बंगाल में है। 67 नंबर बढ़ते हैं, कौन कोयला घटिया किस्म का है? बहुत देर का वीडियो हो गया लेकिन आप लोग प्लीज वीडियो पूरा देखें क्योंकि मैं एक वीडियो में पूरा सोल्यूशन दे रहा हूँ। विच कोल इज ऑफ द लोएस्ट क्वालिटी? एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट, पिट। बताना चाहूंगा लिग्नाइट जो है सो वो लोएस्ट क्वालिटी का कोयला है। 68 नंबर के बढ़ते हैं हम लोग, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई? ठीक है दोस्तों, वेयर वॉज द टी कल्टिवेशन स्टार्टेड इन इंडिया? सिक्किम, तमिलनाडु, असम, केरला। सिक्किम, तमिलनाडु, असम, केरला। ये चीज आपको पक्का बतानी चाहिए कि ये होगा सी, असम। भारत में चाय की कृषि सबसे पहले असम में शुरू की गई थी। मोस्टली अंग्रेजों के द्वारा ये चालू करवाया गया था इसको। पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक, अधात्विक, परमाणु, इनमें से कोई नहीं। बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये एक धात्विक यानी कि एक मेटेलिक खनिज है। विच टाइप ऑफ मिनरल इज पायराइट? तो इट्स अ मेटेलिक मिनरल, राइट, इट्स अ मेटेलिक मिनरल। 57 नंबर बढ़ते हैं हम लोग, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? विच वॉज द फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट इन इंडिया? तारापुर, कल्पकम, नरोरा, कैगा। तारापुर, कल्पकम, नरोरा, कैगा। दोस्तों इस भारत का जो पहला परमाणु शक्ति संयंत्र है वो तारापुर एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बनाया गया था। समझ गया? मतलब तारापुर एटॉमिक रिसर्च सेंटर था जिसको हम लोग तारापुर, टी यानी TAPS, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। टैप्स का फुल फॉर्म याद कर ले, पूछ सकता है कि टैप्स का फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोग क्या लिखिएगा? T फॉर तारापुर, P फॉर पावर, न A फॉर एटॉमिक, P फॉर पावर, S फॉर स्टेशन। चलिए दोस्तों बढ़ते हम लोग 71 नंबर की ओर। कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? VVI जानते हैं? इसमें अभ्रक, तांबा, सोना, लौह अवस्क, माइका, कॉपर, गोल्ड, आयरन ओर। अभी जानते हैं एक चीज नहीं दिया, नहीं तो मैक्सिमम लड़का वो मार के आता है, वो था कोयला। अगर कोयला देता तो बहुत लड़का इसमें जाएगा, जाके टिक कर देगा, सब गलत है। कोडरमा का संबंध किस खनिज से? अच्छा यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पे किस खनिज से? अभ्रक, तांबा, सोना, लौह अवस्क। बताना चाहूंगा कि कोडरमा जो है सो वो माइका से रिलेटेड है, अभ्रक से, अभ्रक से रिलेटेड है। मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन करना चाह रहा था लेकिन आपको कोडरमा जो है वो अभ्रक यानी कि ए से रिलेटेड है, ए माइका। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? विच कंट्री हैज लेफ्ट द मेंबरशिप ऑफ ओपेक? समझ गए? सऊदी अरब, ईरान, कतर, इराक। आपके सांत्वना के लिए बताना चाहूंगा कि कतर ने जो है सो ओपेक की सदस्यता त्याग दी। कब त्यागी भी बता रहा हूं, तसल्ली रखिए। 1 जनवरी 2019 को इन्होंने ओपेक की सदस्यता त्याग दी। लिए कब थे? 1961 को ये सदस्यता लिए थे। चलिए कोई नहीं। 73 नंबर के हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? विच ऑफ दिस द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट? आंख मूंद के मारिएगा, बांग्लादेश। कॉमन क्वेश्चन है। आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? आसवन डैम इज रिलेटेड टू विच
रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील, अमेजन। आसवन डैम इज रिलेटेड टू विच रिवर? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नाइल, अमेजन। दोस्तों आसवन डैम जो है वो नील नदी से संबंधित है, यानी नाइल। आसवन डैम बांध इज रिलेटेड टू नील रिवर। आपको बताना चाहूंगा दो बांध है आसवन में, ठीक है। आसवन में दो बांध है, आसवन लो डैम, आसवन लो डैम, और एक है आसवन हाई डैम। आसवन हाई डैम, अब रुक जाइए, देखिए देखिए पूरा देखिए। आसवन लो डैम 1902 में बन के तैयार हुआ, और आसवन हाई डैम 1970 में बन के तैयार हुआ। चलिए 75 नंबर आते हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? विच ऑफ दिस इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर? सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद ये प्राकृतिक आपदा नहीं, बनाया हुआ आपदा है। और हमारा पड़ोसी जो है चोट्टा, वो बनाने में इसको माहिर है, और उसको कोई काम धंधा नहीं, वो यही काम में जो है सो बिजी रहता है, आतंकवादी बनाने में, प्रोड्यूस करने में। जबकि बार बार वो इस चीज़ में मात खाता है, और हमारी भारतीय सेना उसको करारा जवाब देती है, लेकिन फिर भी वो अपना ये चीज़ से बाज नहीं आ सकता। वो जिस दिन इस चीज़ से बाज आ गया उस दिन वो तरक्की करना स्टार्ट कर देगा। उसको आदत है हमारा बीच बीच में हम लोग को डिस्टर्ब करने का, टांग खींचने का, लेकिन अब डिस्टर्ब नहीं होते हैं हम लोग, अब उसको डिस्टर्ब करके रखते हैं। 76 नंबर के बढ़ते हैं हम लोग। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? बिहार वॉज अफेक्टेड बाय डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन विच ईयर? 1920, 1966, 2004, 1934। जी दोस्तों, तो आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा मतलब जो बोला था डिवास्टेटिंग भूकंप, वो 1934 में आया था, समझ गए। और इसमें आपको दो डिस्ट्रिक्ट मोस्टली बोला जाता है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते थे। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट प्रभावित होते थे, लेकिन मुंगेर और मुजफ्फरपुर दोनों एम से है, और दोनों मुजफ्फरपुर ये जो है आपको समझिए पूर्णतः खत्म हो चुके थे। और ये कब आया था दोस्तों? तो यही डेट बताता हूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता एक महीना आता है, एक दिन आता है और 1 से 2 मिनट के लिए आता है। तो 15 जनवरी 1934 को ही आया था। तीव्रता थी इसकी कितनी? 8.0। इसकी तीव्रता रेक्टर स्केल पे मापी गई थी। और ये कब हुआ था? दोपहरिया में हुआ था, 2:13 पर। इतना कुछ बता दिए यार, अब तो सब्सक्राइब कर दो। चलो 77 नंबर के ऊपर बढ़ते हैं। बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है दोस्तों? बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित? विच प्लेस इज सेफ ड्यूरिंग फ्लड? बहुत BBI। ऊंची भूमि, बाढ़ मैदान, डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। हाई ग्राउंड, फ्लड प्लेन, डेल्टा, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों बाढ़ के दौरान ऊंची भूमि सबसे ज्यादा सुरक्षित, यानी कि हाईलैंड सबसे ज्यादा सुरक्षित है। और 78 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। भूस्खलन से अभिप्राय है, यानी लैंड स्लाइड मीन्स मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, इनमें से सभी। डेब्री स्लाइड, रॉक फॉल, रॉक स्लाइड, ऑल ऑफ दिस। जी दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दिस। भूस्खलन समझ गए, यानी कि सब चीजें। डेब्री स्लाइड होगा तब भी, यानी मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना तब भी होगा भूस्खलन, और चट्टानों का खिसकना यानी कि रॉक स्लाइड तब भी भूस्खलन होगा। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए दोस्तों 69 नंबर की ओर, और जड़ खत्म होने वाले ऑब्जेक्टिव जस्ट खत्म होने वाला दोस्तों, लेकिन देख लीजिए ऑब्जेक्टिव। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासक, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, इनमें से सभी। द मेन कंपोनेंट ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट इज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, लोकल पीपल, ऑल ऑफ दिस। बता दूं कि इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑल ऑफ दिस। 80 नंबर के हम लोग बढ़ते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? मैं सिविल इंजीनियर हूं तो मैं बता सकता हूं आपको इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा। विच शुड बी द शेप ऑफ बिल्डिंग्स इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज? ओवल, ट्रायंगुलर, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर? दोस्तों स्क्वायर। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में जो भवनों की जो शेप है वो स्क्वायर में रहेगी,
तो उतना स्क्वायर मतलब क्या, ये जिस चारों भुजा एक समान, तो तब जो है तो समझिए कि गिरने उड़ने का, खिसकने उछलने का, ढहने होने का खतरा जो है सो कम रहेगा। दोस्तों अब है खंड बी, लेकिन खंड ए में हम लोग काफ़ी टाइम दे चुके हैं, तो खंड बी के लिए हमको बहुत टाइम देना पड़ेगा। सुन लीजिए, वीडियो को अभी काटिए नहीं। आप लोग से अनुरोध, आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और अगर आपको ये इस टाइप का वीडियो चाहिए शॉर्ट आंसर का, और ऐसे जो मैं ऑब्जेक्टिव्स बताया हूँ एक्सप्लेन करके पूरा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव्स में मतलब बहुत बार मैं बहुत जगह हो सकता है कि मैं गलत बना दिया हूँ एक दो ऑब्जेक्टिव्स, तो इंसान हूँ, मेरे से गलती होना लाजमी है। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी कि जब बच्चे इस तरह का बताते हैं कि सर आपने गलती की है, तो मैं उसको सुधारने में अपनी मैं क्या बोलता हूँ, मैं सम्मानित महसूस करूँगा कि चलिए आपने मुझे बताया कि मैं यहाँ गलती हूँ। और अगर आपने गलत बोला तो मैं आपको बताऊँगा कि आपने क्यों गलत बोला। डरना नहीं है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं कुछ लग रहा है गलती है, आप चेक कर लें, मुझे बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। और दूसरे आपके जो मित्र हैं जो अभी जो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। तो आप मेरी बात समझें और आप लोग कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि जब आप शेयर कीजिएगा तभी मैं लॉन्ग आंसर और इस तरह के शॉर्ट आंसर आपके लिए लेके आ पाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।